नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और स्वागत है आपका ईके स्टडी जोन में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोग ने स्टार्ट करा था क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक का ज्योग्राफी का, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया था अध्याय 1 और 2 को, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 3 को, यानी कि पृथ्वी की गतियां। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें आखिर हम लोग जानेंगे क्या। तो इसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं कि पृथ्वी की गतियां जो है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। प्रदीप्ति वृत्त किसे बोला जाता है, एनान की स्थिति कब होती है, विषुव की स्थिति कब होती है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग इसमें जानेंगे उपसौर और अपसौर की भी स्थिति को जानेंगे, ठीक है। और जानेंगे प्रदीप्ति वृत्त आखिर किसे कहते हैं, और ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात क्यों होता है, ऋतु में परिवर्तन कैसे होता है, ये सारी बातों को हम लोग आज जानने वाले हैं। तो ये सभी को विस्तृत तरीके से जानने के लिए आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, ठीक है। कौन कौन सी? घूर्णन एवं परिक्रमण। तो पृथ्वी की गति यहाँ पे 2 प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, इसको घूर्णन कहते हैं। और वहीं पे अगर दूसरी गति की बात की जाए परिक्रमण की, तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी एक अपने स्थिर कक्षा में सूर्य की और चारों ओर घूमती है तो उस गति को परिक्रमण गति कहते हैं, है ना। तो अब जाना आप लोगों ने कि घूर्णन, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, पहला घूर्णन और दूसरा परिक्रमण, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का अक्ष आप लोग जान रहे हो, पृथ्वी का अक्ष क्या है? पृथ्वी का अक्ष जिसके सहारे होकर के पृथ्वी घूर्णन करती है ना। तो वो जो अक्ष है वो एक क्या है? काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है कक्षीय सतह से, ठीक है। ये आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि जो पृथ्वी का अक्ष है वो कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे बात आ रहा है कक्षीय सतह, ठीक है। कक्षीय सतह या समतल, ये किसे जो कक्षीय सतह है, समतल है, किसे बोला जाता है? तो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि पहला अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा था, सौरमंडल में पृथ्वी में पढ़ा था कि आखिर ग्रह किसे बोला जाता है, ठीक है। तो ग्रह किसे बोला जाता है? तो वैसे खगोलीय पिंड जो प्रकाश प्राप्त करता है किससे? तो तारा से। तारा, हमारा सूर्य भी एक तारा है, तो वह खगोलीय पिंड जो तारा से प्रकाश प्राप्त करता हो और उसे उष्मा प्राप्त करता हो उसे हम लोग ग्रह बोलते हैं, ठीक है। जिसका अपना ना प्रकाश हो ना उष्मा हो उसे ग्रह बोलते हैं। आगे फ्रेंड्स, कि पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसे है? पृथ्वी का आकार गोले के समान है, जिस कारण कि क्या होता है कि मान ये देखो, ये पृथ्वी है, यहाँ से हमारा जब सूर्य यहाँ पे रहता है तो पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो एक इसके आधे सामने वाले भाग पर ही इसका प्रकाश पड़ पाता है, ठीक है। जिस कारण कि क्या यहाँ पे दिन होता है और जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उस भाग पर अंधेरा रहता है, यानी कि रात की स्थिति रहती है। तो यही बोला जा रहा है पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र 3.2 में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो सूर्य का जो लाइट पड़ रहा है वो इसके एक ही भाग पे पड़ रहा है, एक ही भाग पे पड़ रहा है। तो पृथ्वी का आकार गोले के समान है, यानी कि पृथ्वी जो है वो गोलाई लिए हुए गोल है। तो इस कारण से क्या होता है कि पृथ्वी का एक ही भाग पर सूर्य का लाइट पड़ता है, जिस कारण से सूर्य का जो लाइट पड़ता है एक ही भाग पे, इस कारण से इस पृथ्वी का आधे भाग पे क्या होता है? दिन होता है और आधे भाग पे रात होता है, ठीक है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होता है वहां पर रात होती है, ठीक है ना। ग्लोब पर वह
वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे ये सूर्य का लाइट पड़ रहा है, तो जिधर लाइट पड़ रहा है उधर दिन है और जिधर लाइट नहीं पड़ रहा है उधर रात है। तो इस दोनों को एक रेखा जो है वो विभाजित करती है, दिन और रात की स्थिति को अलग करती है। तो इस रेखा को क्या बोला जाता है? प्रदीप्ति वृत्त बोला जाता है ना। आप यहाँ से अच्छे समझ सकते हो कि पृथ्वी पर दिन और रात वाले हिस्सों को विभाजित करने वाली रेखा को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त और कक्षीय समतल के बीच समकोण बनता है। इस तरह से प्रदीप्ति वृत्त और अक्ष के बीच कितने डिग्री का? 13.5 डिग्री का कोण बनता है। तो प्रदीप्ति वृत्त क्या है और इसके बीच का कोण कितना बनता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो ये जो है, ठीक है, ये अक्ष है और ये जो रेखा है वो दिन और रात को विभाजित कर रही है, ठीक है। तो इसके बीच, ठीक है, प्रदीप्ति वृत्त और अक्ष के बीच जो है अगर हम लोग कोण निकालें तो ये 13.5 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रदीप्ति वृत्त और अक्ष के बीच, ठीक है, अक्ष के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 13.5 डिग्री का कोण बनता है ना। तो मित्रों आप लोगों ने जाना कि प्रदीप्ति वृत्त क्या किसे कहते हैं और इसके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। प्रदीप्ति वृत्त और अक्ष के बीच में 13.5 डिग्री का कोण बनता है। ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से जान लेना, ठीक है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्रदीप्ति वृत्त है और ये अक्ष है, इसके साथ ये नहीं मिलता है, ठीक है। इसकी अक्ष और प्रदीप्ति वृत्त के बीच में 13.5 डिग्री का कोण बन रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, ठीक है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर, ठीक है, जो एक चक्कर लगाती है यानी घूर्णन करती है, उसमें कितने घंटे का समय लेती है? तो 24 घंटे का समय लेती है, ठीक है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो घूर्णन के समय काल को, जो घूर्णन का समय काल है 24 घंटा, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? पृथ्वी दिन बोला जाता है। और यह पृथ्वी की क्या है? दैनिक गति है। दैनिक गति क्यों? कि इसी जो गति से, इसी घूर्णन गति से जिसमें 24 घंटे का समय लगता है, तो इसी के कारण से दिन और रात होता है, ठीक है। तो इस गति को दैनिक गति भी बोला जाता है और इसे पृथ्वी दिन भी कहा जाता है। जो घूर्णन के समय जो समय काल को यानी कि 24 घंटा जो समय लेती है उसको पृथ्वी दिन कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे की होती है, ठीक है। और इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक चित्र है, इसे हम पहले समझ लेते हैं। ये क्या है? ये हमारा पृथ्वी का कक्षीय समतल है, ये, ठीक है। और ये इस पे एक लंब है, ठीक है, जो समकोण रेखा है, ठीक है। समकोण रेखा यानी कि समकोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कक्षीय समतल और ये जो इस पे लंब पड़ता है इसके बीच की अगर कोण निकाला जाए तो 90 डिग्री का कोण निकलेगा। लेकिन वहीं अगर हम अक्ष की बात की जाए करें, यानी कक्षीय समतल से, ठीक है, अक्ष के बीच का जो कोण निकलता है वो हमारा निकलता है 66.5 डिग्री का, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर इस पे जो कक्षीय समतल पर जो समकोण रेखा है उसके बीच और जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा यानी अक्ष है उसके बीच की अगर कोण निकाली जाए तो वो 23.5 डिग्री का कोण निकलता है। तो यहाँ से हम अक्ष का झुकाव के बारे में भी जान सकते हैं, है ना। तो पहले इसे हम लोग जान लेते हैं। तो मित्र यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अक्ष का झुकाव के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोब में अक्ष के झुकाव के बारे में जानने के लिए सबसे जरूरी क्या है? हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहले हम लोग जानेंगे कि अक्षीय समतल किसे बोलते हैं और उस पर जो समकोण रेखा पड़ता है उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हमारा अक्षीय समतल और ये इस पे एक लंब यानी कि इसे समकोण रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम अक्षीय समतल और अक्ष के बीच की कोण देखें तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। और वहीं पे अगर हम कक्षा अक्ष और ये इस पे जो कक्षीय समतल पर जो समकोण रेखा है उसके बीच यानी कि अक्ष और समकोण रेखा के बीच की कोण निकाले, इसके बीच का कोण निकाले तो ये 13.5 डिग्री का कोण निकलता है। तो देखो वास्तव में पृथ्वी अपने अक्ष पर 13.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन अगर ये नहीं रहता यानी कि ये वाला अक्ष रहता और ये वाला हमारा विषुवत वृत्त रहता, ठीक है, तो क्या होता? तो इसमें कोई कोण नहीं बनता। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये ऐसे है, ठीक है, इसका स्थिति ऐसे है। तो अगर हम इसमें एक कक्षीय समतल रेखा खींचें और एक इस पे समकोण खींचें तो इसके बीच का अगर इसके संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो जो समकोण रेखा है,
उसके बीच और जो अक्ष है उसके बीच की अगर हम लोग डिग्री में अगर निकालें, डिग्री इसका कोण निकालें, तो ये 13.5 डिग्री का कोण निकलता है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 13.5 डिग्री झुकी हुई है ना। तो आप लोगों ने जाना पृथ्वी का अक्ष का झुकाव, ठीक है, प्रदीप्ति वृत्त, कच्ची समतल। कच्ची समतल में जो पृथ्वी है वो पृथ्वी का अक्ष और कच्चे समतल के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 66.5 डिग्री का कोण बनता है। प्रदीप्ति वृत्त आप लोगों ने जाना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कहा जा रहा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, तो सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी, या दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था सौरमंडल में पृथ्वी, कि पृथ्वी को हमारे सौरमंडल में अद्भुत ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जीवन के अनुकूल सारी परिस्थितियां उपलब्ध है, वातावरण है, ठीक है, प्राणवायु, ऑक्सीजन है और भी बहुत सारे कुछ हैं जो कि एक जीवन को पनपने के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करी तो क्या होगा, ठीक है। तो पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो सूर्य की तरफ वाले भाग में पृथ्वी के भाग जो है, सूर्य की तरफ जो पृथ्वी का भाग रहेगा वहां पे हमेशा दिन होगा, जिसके कारण कि उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, है ना। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, है ना। आगे है पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो पृथ्वी की दूसरी गति कौन सा है, परिक्रमण गति। और परिक्रमण गति किसे बोला जाता है, तो सूर्य के चारों ओर कक्ष में जो पृथ्वी अपने कक्ष पर सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण यानी कि चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहा जाता है ना। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन, यहाँ पे 1/4 को अगर सॉल्व करेंगे तो 6 घंटे निकल करके आता है दिन के अकॉर्डिंग। तो पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो 365 दिन 6 घंटे में लगाती है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, ठीक है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए क्या करें हैं, एक वर्ष को 365 दिन में बांध दिए, यानी कि 365 दिन में एक वर्ष को मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं और 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आता है लीप वर्ष। लीप वर्ष के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो आप लोग को सभी को पता होगा कि पृथ्वी का एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का, और हम लोग प्रत्येक वर्ष 6 घंटे छोड़े जा रहे हैं, ठीक है। 6 घंटे छोड़े जा रहे हैं, यानी कि 4 वर्ष अगर हम लोग 6 घंटे छोड़ेंगे तो एक दिन के बराबर हो जाता है, यानी 24 घंटे के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लीप वर्ष देखने जा रहे हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त दिन को, यानी कि जो चौथा वर्ष में हम लोग 6 घंटे जोड़ करके 24 घंटे बना रहे हैं, एक दिन बना रहे हैं, ठीक है, वही दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम लोग, फरवरी में जोड़ देते हैं, क्योंकि सभी 30 और 31 दिन का होता है, एक फरवरी है जो कि 28 दिन का होता है, ठीक है। तो हम लोग फरवरी में वो एक्स्ट्रा एक दिन ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि प्रत्येक 4 वर्ष में जो फरवरी का जो माह होता है वो 28 दिन में ना होकर के वो 29 दिन का हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो प्रत्येक वर्ष में 6 घंटे छोड़ रहे हैं वो चौथे वर्ष में ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, फरवरी माह में जोड़ देते हैं, तो वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। इस प्रकार से वो चौथे वर्ष में, प्रत्येक चौथे वर्ष में जो होता है वो फरवरी का माह 28 दिन का ना होकर के 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहा जाता है, ठीक है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, तो ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होता है, ठीक है। ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन ना होकर के 366 दिन होगा, या तो फिर ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी माह 29 दिनों का होता है, उस वर्ष को क्या बोला जाता है, लीप वर्ष बोला जाता है। या तो फिर ऐसा भी इसका पता लगा सकते हैं कि जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि हम लोग प्रत्येक 4 वर्ष तक हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष तक हम लोग 6 घंटे छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 वर्ष यानी 4 से डिवाइड होगा। कोई भी वर्ष को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और वो पूर्णतः 4 से डिवाइड हो जाता है, तो उस वर्ष को हम लोग लीप वर्ष बोला जाता है। जैसा कि हमारा 2020 है, 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है ना।
चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे 3.3 चित्र ये है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की जो चक्कर लगा रही है उसका पथ कैसा है, तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर ये सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रही है ना। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। तो आप यहाँ पे अगर गौर करोगे तो ये इसका अक्ष है, ठीक है। अक्ष है वो कैसा, इस स्थिति में, इस स्थिति में, यहाँ, यानी कि हर स्थिति में इसका झुकाव एक ही दिशा की ओर, ठीक है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब ऋतु में परिवर्तन कैसे होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है जो पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो उसका अवस्था भी परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी वहाँ है, कभी विषुव की स्थिति, कभी अयनांत की स्थिति, ठीक है, कभी उपसौर अपसौर। तो ये सारी स्थितियां जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है तो इसकी स्थिति में भी परिवर्तन आता है, ठीक है। इस कारण से क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है ना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि चित्र, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे अब आता है कि आपको बता दें कि देखो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है तो 4 स्थितियां आती हैं, ठीक है। 4 वैसी परिस्थिति आती है जब सूर्य एक निश्चित अवस्था पर रहता है और उस समय हम उस स्थिति को कुछ कहते हैं, अयनांत कहते हैं, अयनांत और विषुव, ठीक है। 2 स्थिति अयनांत की आती है और 2 स्थिति विषुव की आती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले अयनांत को, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पे कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो चित्र पहले हम लोग ये वर्बली पढ़ करके समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चित्र देखेंगे, ठीक है, या तो फिर साथ साथ देखते चलेंगे, ठीक है। तो चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ठीक है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है, तिरछी पड़ती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जो 21 जून की स्थिति है, ठीक है, 21 जून की स्थिति है, वहां पे क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारा जो कर्क रेखा है वो कहाँ है, तो कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा 3.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है और ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो इस समय 21 जून की स्थिति जब होता है तो इस समय क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है वो सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, जो कि कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ठीक है। और ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। क्यों, क्योंकि ध्रुव के पास जो है वो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है ना। तो क्या होता है, यहाँ पे कम ऊष्मा प्राप्त होता है ध्रुव पे, ठीक है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, ठीक है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बात आ रहा है, ठीक है ना। उत्तर अयनांत तो 6 महीने ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन होता है लगातार, ठीक है, ये बात आ रहा है। तो इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 21 जून की स्थिति जो होती है वहां पे क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध इसका है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, और उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में हम लोग जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा है। तो और पृथ्वी का अपने अक्ष पर 3.5 डिग्री झुके होने के कारण ये इसका जो भाग है उत्तरी गोलार्ध का भाग वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, और सूर्य की तरफ झुके हुए होने के कारण जो सूर्य का किरण है वो सीधी पड़ती है कहाँ, कर्क रेखा पर, ठीक है, कर्क रेखा पर पड़ती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उस भाग पर, ठीक है, उस भाग पर ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। लेकिन उत्तर ध्रुव भी झुका हुआ है, लेकिन उत्तर ध्रुव किधर है, ऊपर है, ठीक है, ऊपर है। ऊपर होने के कारण क्या होता है, सूर्य का जो किरण होता है उधर तिरछा पड़ता है। हालांकि सूर्य का किरण पड़ता है लेकिन तिरछा पड़ता है, जिस कारण से वहां पे ऊष्मा कम प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पे 6 महीना जो दिन होता है इसका बात आ रहा है। तो 6 महीना दिन क्यों होता है, तो देखो हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है वो 3.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी घूर्णन कर रही है, परिक्रमण कर रही है, ठीक है। तो जब पृथ्वी 21 जून की स्थिति में आती है तो हम जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव इसका सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की तरफ झुका हुआ होने के कारण ये जब
आप लोग सभी जानते हो कि ये अपने अक्ष का जो झुकाव है वो हमेशा एक ही दिशा में होता है, ठीक है। तो इसके परिवर्तन, इसके अपनी अवस्था को परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, यानी कि 21 जून से जो है वो उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो इस अवस्था को परिवर्तन करने के लिए पृथ्वी को लगभग 6 महीने का समय लग जाता है, ठीक है। 6 महीने का समय लगता है, तो 6 महीने का समय लगता है, तो उस दरमियान क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पर हमेशा 6 महीने तक क्या होता है, दिन होती है, ठीक है ना, दिन होती है। और जब हमारा 21 जून का स्थिति होता है, यानी कि कर्क रेखा पर लंबवत किरणें पड़ती है, सूर्य की किरणें, तो इस अवस्था को हम लोग उत्तर अयनांत बोलते हैं। तो उत्तर अयनांत में क्या होता है, उत्तर अयनांत में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, ठीक है। और 21 जून को ही होता है वर्ष का सबसे बड़ा दिन, ठीक है। वर्ष का जो सबसे बड़ा दिन होता है उसकी अवधि कितनी होती है, तो 14 घंटे 47 मिनट की अवधि होती है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा चित्र को देख। तो मित्रों ये है हमारा 21 जून की अवस्था, ठीक है। ये 21 जून की अवस्था आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सूर्य परिक्रमा करते करते इस अवस्था में, यानी 21 जून की अवस्था में होती है पृथ्वी हमारी, तो इस अवस्था में क्या होता है, देखो यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, और पृथ्वी जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। हालांकि इसका कारण है कि जो पृथ्वी अपना अक्ष का, इस पृथ्वी का जो अक्ष का झुकाव है वो 4.5 डिग्री का है, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो सूर्य का किरण है वो लगातार कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती रहती है, ठीक है। कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण इस भाग पर ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव भी सूर्य की तरफ है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ है, तो यहाँ पे हमेशा दिन रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी किरणें पड़ रही है, लेकिन वो तिरछी पड़ रही है। तो इस अवस्था से में आने तक, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आ गया, आगे पृथ्वी हमारी, तो इस अवस्था से इस अवस्था तक आने तक कितना, 6 महीने का समय लग जाता है, ठीक है। 6 महीने का समय लग जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे जैसे इधर आते जाएगा तो ये वाला जो भाग है, उत्तरी ध्रुव वाला भाग है, वो अंधेरे, मतलब यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ने लगेगी, ये थोड़ा सा ढकने लगेगा, और ये दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध खुलने लगेगा। तो यहाँ से यहाँ आने की जो काल है, समय है, वो 6 महीने का समय लेती है पृथ्वी, ठीक है। तो इसलिए उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक क्या होता है, दिन होता है, ठीक है। और 21 जून की स्थिति जब होती है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम होता है ना। और जो 21 जून की अवस्था है पृथ्वी की, उसे हम लोग उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। हालांकि इससे कहीं कहीं आप ग्रीष्म अयनांत के बारे में भी पढ़े होंगे कि ग्रीष्म अयनांत, तो इसी को ग्रीष्म अयनांत भी बोला जाता है। आगे हम क्लियर करेंगे कि ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत क्या है, ठीक है ना। तो मित्रों, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि एक पृथ्वी का जो एक स्थिति होती है 21 जून की, उसे उत्तर अयनांत बोलते हैं। तो उत्तर अयनांत की यहाँ पे 2 स्थितियां होती हैं, ठीक है, एक 21 जून और एक 22 दिसंबर को। अब हम लोग चलते हैं 22 दिसंबर को क्या कहते हैं, ठीक है, 22 दिसंबर वाली स्थिति पे। तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ठीक है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो हालांकि आपको पता है कि जो हमारा मकर रेखा है वो किधर है, तो वो दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध का जो 3.5 डिग्री का अक्षांश है उसे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो 22 दिसंबर की स्थिति क्या होती है, तो 22 दिसंबर के दिन जो है उसमें होता है कि दक्षिणी ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। तो इस कारण से जो हमारा मकर रेखा है, दक्षिणी गोलार्ध पर जो मकर रेखा है वो सूर्य के सामने होता है, यानी कि सूर्य की किरणें उस पर सीधी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर कैसा ऋतु होता है, तो वहां पे होता है ग्रीष्म ऋतु होता है, ठीक है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पृथ्वी ठीक है, पृथ्वी जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी ध्रुव है, वो 22 दिसंबर को क्या है, वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की तरफ झुका हुआ होने के कारण आप सभी को पता है कि हमारा जो मकर रेखा है वो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, 4.5 डिग्री अक्षांश पे। तो इस दिन क्या होता है, सूर्य की जो किरण होती है वो लंबवत पड़ती है मकर रेखा पर, ठीक है। तो
मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण क्या होता है, जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे जो सूर्य का प्रकाश है वो अधिक मात्रा में पड़ता है, जिस कारण से क्या होता है कि वहां पे ग्रीष्म ऋतु होती है और दिन जो होता है वो बड़ा होता है और रात छोटी होती है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है। ठीक है, और इस अवस्था को, पृथ्वी की इस अवस्था को क्या बोलते हैं, इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत बोला जाता है। आगे बोला जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हो कि हमारे जो क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है वो दिसंबर माह में मनाया जाता है। और दिसंबर में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया है दक्षिणी गोलार्ध में, इस कारण से क्या होता है, ये दक्षिणी अयनांत की स्थिति होती है उस समय 22 दिसंबर को। और ऑस्ट्रेलिया हमारा चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग वहाँ पे 22 दिसंबर का जो स्थिति होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अयनांत की स्थिति होती है और वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है। इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्या मनाया जाता है, क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो मित्रों कभी कभी हम लोग देखते हैं कि उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन कभी कभी ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत भी हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये चलिए चित्र से समझते हैं। क्योंकि मित्रों देखो, जो 21 जून की स्थिति होती है, 21 जून की स्थिति होती है, यहाँ पे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम होता है। ठीक है, और 22 दिसंबर की जो स्थिति होती है वहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है। ये क्यों होता है आप लोगों ने जाना। तो देखो, जो अगर हम लोग गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध को आइडियल लेकर के चलते हैं तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का मौसम है, इसलिए इसे ग्रीष्म अयनांत भी बोला जाता है। और यहीं अगर 22 दिसंबर की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या चल रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध को आइडियल लेकर के, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम है। ठीक है, तो शीत ऋतु के उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम होने के कारण इसे हम लोग शीत अयनांत बोलते हैं। ठीक है, तो 21 जून को हम लोग ग्रीष्म अयनांत ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आपको पता चल गया। और 22 दिसंबर को शीत अयनांत ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते। तो मित्रों यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत को यानी कि किस स्थिति को उत्तर अयनांत बोला जाता है जिसे हम लोग ग्रीष्म अयनांत ही बोलते हैं, और किस तिथि को दक्षिण अयनांत बोलते हैं जिसे हम लोग शीत अयनांत ही बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक स्थिति और आती है उपसौर और अपसौर की। ठीक है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। उपसौर और अपसौर क्या, क्योंकि देखो उपसौर और अपसौर किससे रिलेटेड है, पृथ्वी की गति से रिलेटेड है। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमण गति है उसी से रिलेटेड है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि हम लोग उपसौर और अपसौर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ उपसौर और अपसौर को हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि ये भी पृथ्वी की गति से रिलेटेड है। किस गति से, परिक्रमण गति से। ठीक है ना। तो ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी का जो आप सभी जानते हो इसका परिक्रमण पथ कैसा है, इसका परिक्रमण पथ है दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, तो उपसौर या अपसौर की स्थिति कब होती है, हम लोग अपसौर को पहले देखने वाले हैं। अपसौर जब सूर्य से, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी रहती है उस अवस्था को क्या बोलते हैं, अपसौर बोला जाता है। और ये कब होता है, ये 4 जुलाई को होती है ये उपसौर की अवस्था, अपसौर की अवस्था। ठीक है, तो इस समय जो पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो औसत दूरी होता है वो कितना होता है, तो 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है ना। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, इस अवस्था को अपसौर बोलते हैं और ये 4 जुलाई को होता है। ठीक है, अब जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है तो इस अवस्था को क्या बोला जाता है, इस अवस्था को बोला जाता है अब उपसौर। ठीक है, उपसौर बोला जाता है। और ये कब होता है, ये 3 जनवरी को होता है। ठीक है ना, ये कब होता है, 3 जनवरी को होता है। ठीक है, ये 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है। तो इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो औसत दूरी होता है वो 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है ना। तो अपसौर किसे बोला जाता है, तो अपसौर बोला जाता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच
ठीक है। जब पृथ्वी अपने दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करते हुए उस अवस्था पर पहुंचती है जहां पे इस पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी बहुत ज्यादा, यानी कि उसकी दूरी अधिकतम होती है, उसे बोला जाता है अपसौर की स्थिति। और ये 4 जुलाई को होती है। इसकी अधिकतम दूरी, औसत अधिकतम दूरी कितना होती है, तो 15.2 करोड़ किलोमीटर, है ना। और उपसौर की स्थिति कब होती है, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए उस अवस्था पर पहुंचती है जहां पे उसकी न्यूनतम दूरी होती है सूर्य से, तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है, उपसौर की अवस्था बोला जाता है, उपसौर बोला जाता है। और ये कब होता है, तो ये 3 जनवरी को होता है। और इस न्यूनतम दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच का न्यूनतम दूरी इस समय कितना होता है, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोगों ने जाना उपसौर और अपसौर किसे बोला जाता है, और ये हमारी पृथ्वी की गति से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते मित्रों। आगे हम लोग देखने वाले हैं विषुव की स्थिति। ठीक है, विषुव की स्थिति आखिर किसे बोला जाता है तो आप लोगों ने देखा अयनांत को। ठीक है, अयनांत कब होता है, तो 21 जून और 22 दिसंबर को। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं विषुव की स्थिति को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, तो विषुवत वृत्त पर। ठीक है, और इससे पहले आप लोगों ने जाना 21 जून और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, तो 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। ठीक है, इससे क्या होता है वो भी आप लोगों ने देखा। अब हम देख रहे हैं विषुव की स्थिति को। ठीक है, तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होती है। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है, तो पूरी पृथ्वी पर रात और दिन क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसे विषुव की स्थिति कहा जाता है, इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, तो विषुव की स्थिति कब होती है, विषुव की स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, तो इस अवस्था में सूर्य की किरणें जो है वो विषुवत वृत्त पर लंबवत पड़ती है, जिस कारण से क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि होती है वो समान होती है, बराबर होती है ना। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बसंत ऋतु होता है। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, यानी कि जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है तब दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण है, इसी के कारण दिन और रात होता है पृथ्वी पर, और ऋतु में परिवर्तन होता है। और इसमें 4 जो अवस्थाएं हैं आपने देखा, 2 अयनांत की, 2 विषुव की, ये अवस्थाएं भी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन में, ऋतु निर्माण में बहुत ही मुख्य योगदान निभाती है। तो हम लोग देखने वाले हैं अब चित्र से देखेंगे कि विषुव की स्थिति कब होती है। और जो आप लोगों ने अभी पढ़ा कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु, और ठीक विपरीत 21 मार्च को स्थिति होती है। तो ये हम लोग समझने वाले हैं चित्र से। तो चलिए चित्र देख। तो मित्रों, यहाँ पे हम लोग विषुव की स्थिति को देखने वाले हैं, और ये भी देखने वाले हैं कि ये जो 21 मार्च की स्थिति में यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पे वसंत ऋतु और दक्षिण ध्रुव पे शरद ऋतु होता है, जबकि 22 दिसंबर को यहीं पे इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव पे शरद ऋतु होता है और दक्षिणी ध्रुव पे बसंत ऋतु होता है। ये आखिर क्यों होता है, ठीक है, और उनकी विषुव की स्थिति क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा कि विषुव की स्थिति जब होती है, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को, तब क्या होता है, ये इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता है। ठीक है, और इस समय जो सूर्य की किरणें पड़ती है वो लंबवत पड़ती है, कहाँ पे, विषुवत वृत्त पे। ठीक है, विषुवत वृत्त पे पड़ने के कारण इस भाग पे दिन और रात की जो अवधि होती है वो एक समान होती है, यानी दिन और रात बराबर बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के। ठीक है, तो यहाँ से आपसे अगर पूछा जाए कि 12-12 घंटे के दिन और रात कब होता है, किस स्थिति में, तो वो विषुव की स्थिति में। और विषुव की स्थिति कब कब होती है, तो विषुव की स्थिति दो होती है, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो आप ये ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे ये जब 21 मार्च की या तो फिर 23 सितंबर की बात ले ली जाए, तो 23 सितंबर में उत्तरी ध्रुव पे शरद ऋतु रहता है, और वहीं पे दक्षिणी ध्रुव पे क्या रहता है, दक्षिणी गोलार्ध पे बसंत ऋतु रहता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध पे शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध पे बसंत ऋतु। ये आखिर क्यों होता है, तो देखो इसके लिए हमें जाना होगा अयनांत पे। ठीक है, अयनांत आप लोगों ने पढ़ा कि अयनांत की स्थिति जब होती है, यानी कि 21 जून की स्थिति जब होती है, उत्तर अयनांत या ग्रीष्म अयनांत इसे बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है,
तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। ठीक है, तो यहाँ पे 21 जून से उत्तर अयनांत से इसे जाना है दक्षिण अयनांत में, दक्षिण अयनांत पे शिफ्ट होना है। तो आप लोगों ने जाना कि 21 जून की अवस्था जो उत्तर अयनांत की अवस्था होती है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। तो देखो ये फिर आप आ जाओ यहाँ पे 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में क्या है, जब पृथ्वी यहाँ पे शिफ्ट होती है 22 दिसंबर यानी कि दक्षिण अयनांत में, तब यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। तो आप खुद जानते होंगे कि जब हम आपने फील किया होगा कि जब गर्मी का मौसम रहता है, गर्मी का मौसम के बाद जब जाड़े का मौसम आता है, तो क्या होता है, बीच में वैसा मौसम आता है जिसमें ना ज्यादा ठंड होता है ना गर्मी होती है, हौले हौले मतलब धीरे धीरे ठंड आता है। ठीक है, तो इस ऋतु को शरद ऋतु बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग 21 जून से अगर पृथ्वी 22 दिसंबर की अवस्था में शिफ्ट होने जा रही है, तो बीच में तो आएगा ही ना, बीच में उत्तरी ध्रुव पे यहाँ पे 21 जून पे आप देख रहे हो उत्तरी ध्रुव पे ग्रीष्म ऋतु है, तो यहाँ पे जब विषुव की स्थिति होगी तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे शरद ऋतु होगी, क्योंकि जाना है इसे ठंडे वाले मौसम में। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ पे 21 जून को शीत ऋतु है, तो इससे जाना है कहाँ, ग्रीष्म वाले यानी कि गर्मी वाले मौसम में। तो बीच में यहाँ पे क्या होगा, विषुव की स्थिति जब 23 सितंबर की स्थिति आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे शीत से इसे जाना है चूंकि गर्मी में, तो यहाँ पे बीच में बसंत ऋतु आएगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है, 21 जून वाली स्थिति में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में इस 22 दिसंबर वाली स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में क्या शीत ऋतु है, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, जिसे दक्षिण अयनांत बोला जाता है। तो इसे 22 दिसंबर से इसे शिफ्ट करना है कहाँ, 21 जून में। तो इस बीच मौसम में परिवर्तन क्या आएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में बीच में हो जाएगा क्या, जब विषुव की स्थिति आएगी तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, 21 मार्च की अवस्था में तो क्या होगा, उत्तरी ध्रुव में उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु होगा। तो इसी प्रकार ये मतलब 21 मार्च को अलग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में होता है, और इसी के जस्ट विपरीत होता है 22 सितंबर को। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना, ये क्यों होता है आप लोगों ने समझा। तो आप लोगों ने समझा कि विषुव किसे बोला जाता है, ठीक है, जिसे इक्विनॉक्स बोलते हैं, सोल्स्टिस जिसे अयनांत बोलते हैं, ये किसे कहा जाता है, इसकी अवस्था कब होती है। ठीक है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ा रात कब होता है। तो देखो यहाँ पे जब दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए तो यहाँ पे दिन दक्षिणी अयनांत की बात की जाए 22 दिसंबर की, तो यहाँ पे दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में इस समय रात सबसे बड़ा और दिन सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने बहुत सारा कुछ जाना, पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की है। ठीक है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे 3.5 डिग्री झुकी हुई है वो किस कारण से है वो आप लोगों ने देखा, और इसकी पृथ्वी का कक्षीय समतल से इसके अक्ष का झुकाव कितना है। ठीक है, वो 66.5 डिग्री है, ये आप लोगों ने देखा। लीप ईयर किसे बोला जाता है ये आप लोगों ने देखा। अपसौर किसे कहा जाता है ये आप लोगों ने देखा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ साथ कमेंट में हमें बताना। और एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर एक्चुअल में आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए फायदेमंद है तो प्लीज ये अपने छोटे भाई बहन अपने मित्रों को शेयर करो, ताकि वो आपको थैंक यू बोले, और जो मेरा एक छोटा सा मोटो है कि आपका एनसीईआरटी कंप्लीट करवाना वो मेरा पूरा हो। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इसी के साथ हमारे साथ। तो धन्यवाद, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद फ्रेंड्स।